हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीएसआर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल करना ही इस टर्म का मेन मोटिव है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या सभी कंपनीज़ का मेन मोटिव होता है, बिज़नेस बनाने का ही मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट मोटिव से ही वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही एम ना रहे, और अगर वो प्रॉफिट कमाती हैं तो उसके साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी वो वर्क करें। इसीलिए इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया और बाय लॉ के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसे कंपनीज़ एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में इस टर्म को डिफ़ाइन किया गया और बताया गया कि जो भी कंपनीज़ हैं वो अगर पर्टिकुलरली एक क्राइटेरिया दिया गया कि अगर इस क्राइटेरिया से एक्सीड उनकी प्रॉफिट या टर्नओवर या नेटवर्थ होता है तो उन्हें जो है सोसाइटी के लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे अपने प्रॉफिट में से। बेसिकली सीएसआर सिर्फ इतना सा ही है कि जो भी कंपनीज़ हैं, अगर आप इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, आप इनके नॉर्म्स में आते हैं, तो आपको सोसाइटी के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन खर्च करना पड़ेगा। अब जो खर्च करना पड़ेगा वो कहाँ करना पड़ेगा, किस तरह की चीज़ों को हम कहेंगे कि हम सोसाइटी के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई शेड्यूल 7 में। तो अगर आप वहाँ करते हो तो आपने सारी आप ये माना जाएगा कि आपने सीएसआर के नॉर्म्स को पूरा कर लिया है, राइट। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि सीएसआर क्या हो गया। तो सीएसआर एक आइडिया है जहाँ पे हम बिज़नेस को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि जिस सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए भी वो कुछ वर्क करें, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए, उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए वो खर्च करें। तो दैट इज़ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये एक टर्म ही नहीं है, जैसे मैं अगर आपको सिर्फ बोलूँ कि आप सीएसआर पे खर्चा करें तो शायद आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर लॉ के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करा दिया जाए कि तो आपके लिए ये मैंडेटरी बन जाएगा कि हाँ भाई अब तो करना ही करना है। तो सीएसआर को कहाँ पे डिफाइन किया गया? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 में। वहाँ पे कहा गया कि अगर आप बीइंग इन कंपनी, अगर कोई भी कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कोई भी कंपनी हो, अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, आपकी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दायरे में आ जाते हैं, राइट। और अब आपको सीएसआर के लिए खर्चे करने की ज़रूरत है। अब ये जो हम देखेंगे कि नेटवर्थ, टर्नओवर और आपका नेट प्रॉफिट, वो कब देखेंगे? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक, राइट। लाइक अभी जनवरी चल रही है, जनवरी 2022। तो जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो कौन सा चल रहा है अभी? अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, राइट। तो ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, 21-22 का इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो अगर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरेशन में किसी भी कंपनी की नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट इतने अमाउंट से एक्सीड करेगी तो उस पर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उन्हें क्या करना होगा? उन्हें अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन, कुछ एक्टिविटीज़ जिसको हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, उन एक्टिविटीज़ पे खर्चा करना पड़ेगा। सारा का सारा प्रॉफिट उनका नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी सीएसआर में आ चुकी है, उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया है, पर लगातार 3 साल ऐसे हुए, मतलब ड्यूरिंग लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, कि कंटिन्यूस 3 सालों से उसका ये नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट सेम नहीं आ रहा है, इससे कम हो जा रहा है, तो उस केस में वो कंपनी सीएसआर के दायरे से बाहर हो जाती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिंपल सा है कि कंपनीज़ को, कॉर्पोरेट को सोसाइटी के लिए कुछ पैसे खर्च करने, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है, दैट इज़ सीएसआर। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना उनको। अब अगर आपका ये टर्म्स आ गए तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। अब हम बात करते हैं कि अगर हो गया ये सेक्शन 135 आप पे एप्लीकेबल हो गया, आपका नेटवर्थ, प्रॉफिट एक्सीड कर गया, तो करना क्या पड़ेगा? तो आपको आपकी 3 सालों की लगातार, इस जैसे ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 21-22 के ठीक पहले के 3 साल के, राइट। तो पहले के 3 सालों के जितने भी नेट प्रॉफिट हुए हैं उसका ऑन एन एवरेज आप करेंगे, उसका 2%, जितना भी अमाउंट आता है उसका 2% आपको खर्च कर देना है। किसके लिए? सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए खर्च करना है। जो एक्टिविटीज़ शेड्यूल 7 में मेंशन की जाएगी उनमें से किसी भी एक एक्टिविटीज़ के लिए आपको खर्चा करना है, दैट इज़ सीएसआर, ओके।
तो यहाँ पे क्या हो गया, टू बी स्पेंट ऑन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट इन इंडिया ओनली। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होगी कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे वो सिर्फ भारत में होनी चाहिए, भारत के बाहर आप करें और आप कहें कि आप CSR के नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं तो ऐसा माना नहीं जाएगा, फिर आप पे उसकी जो भी नॉन कंप्लायंस के रूल हैं वो लग जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यहाँ तो हो गया कि CSR क्या होता है, CSR में करना क्या होता है, लेकिन अब ये जो CSR में जो चीज़ करनी है वो कौन करेगा। तो बेसिकली होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर आपकी जो अमाउंट है, CSR का जो अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है तो CSR कमेटी बनती ही है, कम में भी बनती है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आपका आप CSR में जो खर्चा कर रहे हैं 2% जो खर्चा कर रहे हैं वो 50 लाख से कम हो रहा है तो आपको CSR के लिए कोई ऐसी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ये सारा काम कौन करता है, CSR कमेटी करती है। बोर्ड के बेसिस पे वो कमेटी ड्राइव होती है और वो कमेटी ही सारा एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है कि भाई पॉलिसी कैसे बनानी है, वो सही से हो रही है या नहीं, आप खर्चा कर रहे हैं या नहीं, वो सब चीज़ें कौन देखता है, CSR कमेटी देखती है। राइट तो अब हम देखते हैं कि CSR कमेटी क्या होती है। तो CSR कमेटी किसको फॉर्म करनी पड़ती है, सभी कंपनीज़ को, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो कोई भी कंपनी हो, सभी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। राइट अब यहाँ पे कैसे होंगे, कितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, तो बात की गई है अगर आपकी कंपनी में 3 डायरेक्टर्स हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो भी आप CSR कमेटी बनाएंगे इन्हीं के साथ, 3 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के थ्रू। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो सेक्शन 149(4) को कंप्लाई नहीं कर रही होती है, तो उस केस में अगर 2 डायरेक्टर या उससे ज़्यादा के डायरेक्टर आप हैं तो उनके थ्रू आप CSR कमेटी को फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है जिसमें 2 ही डायरेक्टर हैं तो उस केस में वो दोनों डायरेक्टर ही CSR कमेटी में रहेंगे, CSR कमेटी के डायरेक्टर बनेंगे। राइट अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उस केस में 2 पर्सन होने चाहिए, एक तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और एक कंपनी के थ्रू जो भी नॉमिनेट किया गया हो वो पर्सन होगा। तो ये लोग जो होंगे वो CSR कमेटी को वही फॉर्म करते हैं। राइट अब हम बात करते हैं कि ये CSR कमेटी करती क्या है। तो CSR कमेटी बेसिकली क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है कि शेड्यूल 7 में जो जो एक्टिविटीज़ कही गई हैं उसके लिए क्या क्या अगर आप इनमें से कोई एक एक्टिविटीज़ ले रहे हैं तो उसके लिए आप कैसे कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूलेशन है उसका, कैसे आपको उसकी प्रिंसिपल्स कैसे बनाएगी कि क्या सेलेक्ट करो, कैसे इंप्लीमेंट करो, कैसे मॉनिटर करो, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे CSR कमेटी रिकमेंड करती है। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती है। और इन्हीं चीज़ों को CSR पॉलिसी कहते हैं। CSR पॉलिसी बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे ये सारी बातें लिखी होती हैं कि जो भी CSR एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे करना है, मतलब एक तरीके से पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि उसकी सिलेक्शन को लेके, इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उसको मॉनिटरिंग को लेके, उन सारी एक्टिविटीज़ को, उसी को हम कहते हैं CSR पॉलिसी, उस स्टेटमेंट को CSR पॉलिसी कहते हैं। तो CSR कमेटी ये सारी चीज़ें करती है। साथ ही वो क्या करती है कि कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है, अमाउंट, वो भी वो रिकमेंड करती है। जैसे आपको पता है कि 2% तो आपको करना ही करना है 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो वो ये चीज़ें देखती है कि आप उतना कर रहे हैं कि नहीं, उसको मॉनिटर करती है, वो अमाउंट बताती है। साथ में ही पूरा ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रखती है कि सब चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जिस तरह से उस एक्टिविटीज़ में खर्चा होना था वैसे हो रहा है या नहीं, वो भी CSR कमेटी ही देखती है। राइट CSR पॉलिसी टाइम टू टाइम मॉनिटर करती है, कौन, CSR कमेटी। पॉलिसी में जो भी चीज़ें लिखी गई थी, जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं, वो मॉनिटरिंग भी CSR कमेटी की ही होती है। राइट तो ये जो है पूरा CSR कमेटी हो गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो कमेटी, ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो कमेटी किन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करती है, या कौन सी एक्टिविटीज़ में अगर कंपनीज पैसे खर्च करेंगी तो कहा जाएगा कि CSR को फॉलो कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कंपनी हूँ और मुझे CSR में करना, तो मैंने किसी को भी कुछ पैसे दे दिए और मैंने कहा कि मैंने सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर दी और मेरा काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेड्यूल 7 में पूरी लिस्ट दी गई है जहाँ पे बताया गया कि इनमें से किसी भी एक एक्टिविटीज़ पर अगर आप खर्चा करते हैं 1 या 2 तो हम कहेंगे कि आप CSR के नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कैसी कैसी हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ले रही हूँ, जैसे इरेडिकेटिंग हंगर, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी। तो अगर आप जैसे भुखमरी वगैरह है या कुपोषण वगैरह है, इनके लिए आप खर्चा करते हो, अपना जो प्रॉफिट का पोर्शन था वो इन चीज़ों के लिए खर्चा करते हो, तो हम कहेंगे कि वो CSR एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, तो आप उसके नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप खर्चा करें, आप नए स्कूल बनवा रहे हैं या जो स्कूल्स हैं उनको फंडिंग दे रहे हैं, उनको और प्रमोट कर रहे हैं, या बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बुक्स वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरह से आप कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो भी CSR एक्टिविटीज़ में काउंट होगा।
या फिर आप जेंडर इक्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं या वुमेन को एम्पावरमेंट के लिए करते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट और बाकी चीज़ों के लिए काम कर रही होती हैं। आप देखते हैं कि हेल्थ के लिए कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डॉक्टर्स की टीम भेज रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने आप को प्रमोट करने के लिए करती है, ऐसा करना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, नॉन कंप्लायंस में रहेंगे, तो कंपनीज लॉ का रूल उन्होंने नहीं कंप्लीट किया, और जिसके लिए उनको फिर नॉन कंप्लायंस के चक्कर में उन्हें पनिशमेंट लेनी पड़ जाएगी, उन पर पनिशमेंट और फाइन लग जाएगी, इम्पोज होगी। तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ उन्हें करनी ही करनी है। तो इनमें से कोई भी चीज़ें वो कर सकते हैं। और भी जैसे हैं, आप इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फ्यूना, ये जैसे कि होता है ना, फ्लोरा एंड फौना क्या हो गया आपका, जैसे प्लांट लाइफ हो गई, एनिमल लाइफ हो गई, तो इनको आप डेवलप करा रहे हैं, इनके बारे में बात करें, उनके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें में अगर आप खर्चा करें तो भी आ जाता है आपका। कोई नेशनल हेरिटेज है आपका, नेशनल कल्चर है, आर्ट है, जैसे आपका कुतुब मीनार वगैरह हो गया या ताजमहल हो गया, या जो भी हमारी चीज़ें, जो हमारी हेरिटेज चीज़ें हैं, आप उनको अच्छे से सिक्योर करने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो वो सब भी आपका CSR एक्टिविटीज़ में आएगा। फिर इसके अलावा जैसे आर्म फोर्स हो गया या जो वॉर विडोज़ हैं, ठीक है, तो आप उनको पेंशन के तौर पे कुछ पैसे देते हैं या उनके डिपेंडेंट्स को पैसे दे रहे हैं, उन पे खर्चा कर रहे हैं, वो भी CSR में आ जाती है। आप रूरल स्पोर्ट्स के लिए, जहाँ पे एकेडमी नहीं है और बच्चे खेलना चाहते हैं, तो रूरल स्पोर्ट्स जो हैं उनको आप प्रमोट कर, उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, वो भी CSR एक्टिविटीज़ में आएगा, राइट। आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आप या PM केयर फंड, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, इनमें आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी वो CSR एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाएगा, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिसिन फील्ड में, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है, उसमें आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो भी हम उसको CSR एक्टिविटीज़ में लाएंगे, राइट। ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ मीन्स जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो है ये CSR एक्टिविटीज़ में आ जाता है। जैसे स्लम एरिया के डेवलपमेंट के लिए आप कर रहे हैं खर्चा, जिसमें सेंट्रल स्टेट में पहले से बात कही हुई हो, उस पर पैसे आप दे रहे हो, डोनेट कर रहे हो, तो वो CSR में आ जाते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। लेकिन अभी जो कोविड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि मान लीजिए मैं कोई मेडिकल कंपनी हूँ और मेडिकल कंपनी होते हुए भी मैं कोविड के कुछ ड्रग्स वगैरह बना रही हूँ, उस पर रिसर्च कर रही हूँ, तो उस केस में इन चीज़ों पे जो मैं खर्चा करूँगी वो CSR एक्टिविटीज़ में काउंट होगा। ऐसा नहीं कि मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो नॉर्मल कोर्स में चला जाएगा कि भाई आप तो मेडिकल हाउस ही हो, आपका तो काम है रिसर्च करना मेडिकल के फील्ड में, आप कर रहे हो, तो वो CSR एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होगा, आपको अलग से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये 2021, 2022 और 22 से 23 ये तीनों फाइनेंशियल ईयर में ये बोल दिया गया है कि अगर आप कोई नई वैक्सीन, ड्रग या मेडिकल डिवाइस जो कि कोविड-19 से है और भले वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रहा, अगर आप उसको डेवलप करने के लिए कुछ करते तो CSR एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट CSR एक्टिविटीज़। इसके साथ ही अब ये हम देखते हैं कि अगर आपने कंपाइल नहीं किया, आपने CSR के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया, तो फिर क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन कंप्लायंस। तो उस केस में कंपनी, क्योंकि कंपनी पे क्या फ़ाइन लगता है कि वो 50,000 से लेकर 25 लाख तक रुपये उन पर फ़ाइन लग जाता है कि आपने CSR के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया। और अगर उनके ऑफिसर्स डिफ़ॉल्ट में आते हैं तो उस केस में उनको 3 साल की जेल हो सकती है और 50,000 से लेकर 25 लाख तक के अमाउंट भी उन पर फ़ाइन लग सकती है। तो ये नॉन कंप्लायंस की फ़ाइन हो गया इनका। तो इट्स ऑल अबाउट CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि एक बेसिकली लीगल टर्म अब बन चुका है कि आपको सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ही है, आपको अपने प्रॉफिट का परसेंटेज सोसाइटी के लिए खर्च करना ही है। लेकिन कब, जब आप इस नॉर्म्स में आ जाते हैं। रही बात CSR कमेटी की, तो CSR कमेटी सबको बनानी चाहिए, लेकिन अगर आपका CSR का जो अमाउंट है वो 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है तो उस केस में आप CSR कमेटी नहीं भी फ्रेम करते तो भी चलेगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसका फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।